आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th आरोह पुस्तक की दूसरे गद्य खंड का दूसरा पार्ट, जिसमें से अपू के साथ 2.5 साल कट चुके हैं और ये चैप्टर है आपका मियां नसरुद्दीन। इससे पहले कि शुरू करें हम इस पाठ को, सबसे पहले जानते हैं इस पाठ की लेखिका के बारे में। सबसे पहले देता है कि आलोक ही, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। क्या बोलता है? समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय को ही अनेक रंगों में विभाजित किया जाता है और पठन पाठन पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया द्वारा वो फिर एक ही रंग में आ जाता है हमारे साथ, जो अनेक रंगों में विभाजित होता है। ये लिया गया है शब्दों के आलोक में से। ये आगे बढ़ते हैं और कृष्णा सोबती के बारे में जानते हैं, जिन्होंने लिखा है मियां नसरुद्दीन कहानी को। वास्तव में यह एक कहानी ही नहीं, रेखा चित्र भी है। पहले जानते हैं लेखिका के बारे में। इनका जन्म हुआ 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिम पंजाब, जो कि अब है पाकिस्तान में। डिवीज़न हो गया। 1925 में भारत ही था, लेकिन अब तो डिवीज़न हो गया, तो अब वो पाकिस्तान में है ना। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सब क्या है? उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये क्या है? कहानी संग्रह। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये क्या है? शब्द चित्र और संस्मरण। देखो, उन्होंने गद्य लेखन की भी अलग अलग विधाओं में लेखन का कार्य किया है। प्रमुख सम्मान मिला साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका देहांत हुआ सन 25 जनवरी सन 2019 को, है ना। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। बहुत अधिक लिखना नहीं, कम लिखो लेकिन विशिष्ट लिखो, खास लिखो, विशेष हो जो वो लिखो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन, किसी भी विषय पर उन्होंने नहीं लिखा है, संयमित लेखन का कार्य किया है और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपने एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने जो संयमित लेखन का कार्य किया, जो साफ सुथरी उनकी रचनात्मकता है, उसने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उस नित्य नया, रोज नया, है ना, वह अपने लिए एक नया पाठक वर्ग तैयार कर लेती है समय के साथ। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाले, दीर्घ मतलब बड़ा, जीव मतलब जीवित रहने वाले। क्या कहता है? उनके उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य अर्थात अपनी रचनाओं में, अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में उन्होंने कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं। उन कहानियों के कई पात्र ऐसे हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जो लोगों के मन मस्तिष्क में जीवित हैं। जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत, ये सब क्या है? उनकी कहानियों के, उनके लेखन के, उनके साहित्य के पात्र हैं जो लोगों के मन मस्तिष्क में अमर हो गए। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी, काल मतलब समय, जयी मतलब विजयी। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी, जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो समय के साथ पुरानी नहीं होती, उसे कहते हैं कालजयी। कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है।
बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। यहाँ पे ये सब क्या है, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने अपनी रचनाएं लिखी, कालजयी रचनाएं लिखी, उन लेखकों का नाम लिखा है कि यहाँ पे यशपाल की रचना झूठा सच, राही मासूम रजा की रचना आधा गांव और भीष्म साहनी की तमस, इनके साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत, उनकी रचना है। संस्मरण अर्थात अपनी यादों को अपने शब्दों में पिरोना, यादों को शब्दों में पिरोना। स्मरण संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने हम हशमत शीर्षक से की किताब में या हम हशमत में शीर्षक हेडिंग के अंतर्गत कई संस्मरण की रचना की, तो जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर, क्या बोलते हैं, ये जो हम हशमत है वह एक संस्मरण है जिसमें लेखिका अपने आप को हशमत चरित्र के रूप में उन संस्मरणों में, उन साहित्य के लेखनों में जीवित करती हैं। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, यह एक प्रकार का नई खोज थी, नया बिल्कुल सृजनात्मक खोज थी उनकी, तो जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन करके एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। भाषिक, उनकी भाषा केवल एक ही भाषा में नहीं है, उनकी जो भाषा है उसमें विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उनके लेखनी में क्या क्या दिखता है, संस्कृत निष्ठ तत्समता अर्थात संस्कृत के शब्दों मिलते हैं, उर्दू का बांकपन है, पंजाबी के जिंदा दिली है, और ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिस पात्र के बारे में हम पढ़ेंगे, शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। हम हशमत जो उनका संस्मरण है, रेखा चित्र जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें से मियां नसरुद्दीन को लिया गया है। ये भी उनकी हम हशमत संग्रह से लिया गया है। समझ में आ रहा है ना। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। किसका शब्द चित्र खींचा गया है? मियां नसरुद्दीन कौन? खानदानी नानबाई। नानबाई मतलब नानबाई मतलब जो बेकर अपन बोलते हैं ना, तो जो रोटी बनाते हैं या बेकिंग का काम करता है उनको नानबाई कहते हैं, है ना। तो जो रोटी सेकना या इस तरह के जो काम होते हैं, है ना, उनको कहते हैं नान। तो खानदानी नानबाई है कौन? मियां नसरुद्दीन। उनके व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। शब्द चित्र शब्द से आप लोग परिचित हैं। शब्द चित्र अर्थात शब्दों के द्वारा उनका चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देना। शब्दों के द्वारा ही, शब्दों के माध्यम से उनका ऐसा प्रस्तुतिकरण करना कि जैसे हमने उस व्यक्ति को देखा। शब्द चित्र। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं, है ना। वो ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे इंसान का? जो अपने पेशे को ही कला मानता है, अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। करके सीखना और सीख के करना में अंतर है क्या? बहुत अंतर है। करके सीखना जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और करते हैं और अपने करने के कारण उस काम को सीख जाते हैं। सीख के करना अर्थात
पहले हम उसको, जैसे तुम लोग के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, पहले उसको लिखते हो, उसके बाद उस पर प्रैक्टिकल करते हो, है ना, करके सीखना। जैसे मान लो तुम्हारा ख़ानदानी पेशा डॉक्टरी नहीं है, 12th तक तुम बाकी बच्चों जैसे ही पढ़ते हो, 10th तक सब पढ़ते हो, उसके बाद बायो में जाते हो, बायो स्ट्रीम में, और तुम फिर नीट फाइट करते हो या पीएमटी फाइट करते हो, और मान लो उसमें तुम क्रैक कर लेते हो, तो जो तुम्हारी एजुकेशन होगा वो फिर अब उस क्षेत्र में होगा ना, उसमें जो तुम विशिष्टता प्राप्त करोगे। तो जो 10वीं तक था तब तक तो तुम जीरो थे, है ना, या 12वीं तक तुम जीरो थे, उसके बाद तुम्हारा शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ, और 4 साल 6 साल जो भी शिक्षा दीक्षा हुई उसके बाद तुम डॉक्टर बन जाते हो। जबकि जो एक डॉक्टर का बेटा है, पहले, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, वैद्य का बेटा है, तो वो बचपन से ही देखता है कि जब मरीज आया तो मरीज के किन लक्षणों को देखकर पिताजी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं, किस तरह से, कौन सा खाने का होता है, कौन सा लगाने का होता है, और किस परेशानी में क्या उपाय किया जाता है। क्योंकि पहले के समय में आयुर्वेद, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आयुर्वेद से ही इलाज होता था। तो जब मरीज आता है तो मरीज के जो लक्षण होते हैं उनको सुन करके जो वैद्य होते हैं वो अपने बेटे से भी मंगाते हैं, बेटा वहाँ पे रखा है उसको ला, बेटा वहाँ पे रखा है उसको ला, थोड़ा इसको घोल दे, थोड़ा इसको मिला दे, है ना। तो बच्चा करके सीखता है, उसको फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको करके सीखना बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। मियाँ नसीरुद्दीन साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ, देखो शब्दों की रचना देखो, वाक्य संरचना देखो, क्या बोलते हैं, साहबों उस दिन अपन मटिया मेल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे उनकी जो भाषा शैली है उसको दिखाया जा रहा है, कितने उनका जो प्रस्तुतिकरण है। आगे कहती है लेखिका, क्या हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े बगल में, है ना, हुआ यह कि हम एक दोपहर के समय में जामा मस्जिद के आड़े पड़े बगल में मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। संस्मरण है, बता रही हैं। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके रुक गए थोड़े से, अचानक आवाज़ सुन करके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेखिका को पता नहीं था, बस यूं ही उस रास्ते से जा रही थी, आटा काट कर पटकने की आवाज़ है इसलिए वहाँ रुक गई, और उन्होंने पूछा तो पता चला कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। देखो वाक्य संरचना गजब की ना, उस वाक्य पे जोर देने के लिए शब्दों को किस तरह, इसको सामान्य भी बोल सकते थे ना, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, नहीं, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ये जो भाषा शैली है वो उनकी कृष्णा सोबती जी के लेखनी को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखती है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, है ना। मौसमों की मार से, देखो शब्द चित्र प्रस्तुत हो रहा है किसका, लेखक का, सॉरी मियाँ नसरुद्दीन का। मौसमों की मार से पका चेहरा, कैसा चेहरा था, बूढ़ा जिसने कई मौसम देख चुके थे, है ना, न केवल साल के मौसम बल्कि ज़िंदगी में भी कई मौसमों को पार कर चुके थे। तो मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन, है ना, काइयाँ भी और भोलापन भी था, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी मतलब माथा, मंजे हुए कारीगर, मंजा हुआ मतलब जो उसमें दक्ष है ना, तो जो दक्ष होता है उसका अलग ही एटीट्यूड रहता है नहीं रहता है।
तो वही उनके माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे, एटीट्यूड था। हमें गाहक समझ लिया, गाहक ग्राहक है ना, हमें गाहक समझ लिया। मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा। किसने कहा? कृष्णा सवती जी ने। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज मतलब? पंच हजारी अंदाज मतलब शाही अंदाज, है ना, एकदम ठीक है ऐसा वाला। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही क्या समझते हैं? निठल्ला समझते हैं। जब कृष्णा सोवती जी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या पूछा कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, पत्रकार तो नहीं हो? क्योंकि हम तो अखबार लिखने वाले और पढ़ने वाले, अखबार छापने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है वो अखबार छापता है, कहीं कहीं की खबरें छाप देता है, और जिसके पास कोई काम नहीं है वो उन खबरों को पढ़ता है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है जिसमें मियाँ जी की दुकान को दिखाने का प्रयास किया गया है, और मेरे ख्याल से उधर लेखिका बैठी हैं कृष्णा सोवती जी, और इधर मियाँ नसरुद्दीन खड़े हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है ना। जिसके पास काम है वो, उसको अखबार से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसके पास अखबार देखने का समय नहीं होता। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या आप पूछना चाहते हैं। आप आए हैं, पूछना है तो भाई पूछिए, इंटरव्यू ले रहे हैं तो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म उर्दू लफ्ज़ है जिसका अर्थ होता है शिक्षा। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। गजब है ना, शब्दों का संग्रह या वाक्यों की संरचना। फिर तरेर कर बोले। क्या बोले? क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर या रंगरेज के पास, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। जब मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका ने ये सवाल पूछा कि ये इल्म आपने कहाँ से सीखा, तो एक ढंग से उनको बुरा भी लग गया, और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं नान भाई हूँ तो नान भाई का काम सीखने कहाँ जाऊँगा, है कि नहीं? क्या नगीना साज सिखाएगा या आईना साज? जो नगीना का काम करता है या जो आईना का काम करता है, जो मीना का काम करता है। मीना समझते हो? ऑर्नामेंट्स वगैरह में देखे होगे, जो कलर बैठाते हैं ना उसको मीना बोलते हैं, है ना। तो मीना साज के पास जाएगा, या रफूगर के पास, या रंगरेज, या तेली तंबोली। तंबोली किसको बोलते हैं? तंबोली जो पान वान का काम करते हैं ना, उसको तंबोली बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग पेशा है, अलग अलग काम है। तो मियाँ नसरुद्दीन ने पूछा कि क्या एक नान भाई अपना काम सीखने इन लोग के पास जाएगा? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। यदि आप शिक्षा की बात पूछते हैं तो ये जो कुछ भी सीखा हमने अपने पिताजी से, अपने वालिद से सीखा है, और कहाँ जाके सीखेंगे। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के थिए पर, है ना। क्या बताते हैं कि जो बाप दादा का पेशा था, जो कुछ भी सीखा मैंने अपने पिताजी से सीखा, और फिर जब पिताजी का इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया, तो उन्हीं किया जो सीखा था उनसे, बस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके रोज़गार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के ठिए पर आकर बैठ के, उन्हीं के ठिकाने पर आकर हम भी
बैठ गए। हम कभी घर से बाहर निकले ही नहीं कि किसी रोजगार की तलाश में निकले, किसी काम की तलाश में निकले, है ना। बचपन से जो देखा सीखा बस उसी को अपना रोजगार बनाया। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आँखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाए। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। जब याद आती है तो सब कुछ ताज़ा हो जाता है ना। तो जब लेखिका ने पूछा कि आपके वालिद, तो उनका चेहरा याद आ गया होगा और मियाँ नसरुद्दीन अपनी यादों में ही खो गए। तो बोलते हैं कि क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद मशहूर थे। किस चीज़ के लिए मशहूर थे? मियाँ बरकत शाही नानबाई, उनका नाम क्या था? बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान साहिब, आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? इसी तरह के सवाल पूछते हैं ना पत्रकार लोग। तो नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, उनकी दुकान पे बैठे थे तो भट्टी रहेगी ना, नानबाई की दुकान है तो भट्टी रहेगी। इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, है ना। तो नसरुद्दीन साहब ने कहा, जल्दी 2-3 कश खींचे। बीड़ी पी रहे थे तो 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। क्या बोले? अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, बताए दिए देते हैं। आप जानो, क्या जानो? जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? चलो आगे पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ के सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। किसने? मियाँ नसरुद्दीन ने। कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे, वो तो आधे में ही बात छोड़ दिए थे, लेकिन लेखिका को जानने में इंटरेस्ट था तो उन्होंने फिर उनको याद दिलाया कि आप दूसरी बाबत कह रहे थे, पढ़ाई का दूसरा ढंग बता रहे थे। क्या होता है भाई? तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। समझ में आया? अब समझो। पहला तरीका कौन सा बताया? जिसमें बच्चा और उस्ताद के साथ शुरू से मतलब प्राइमरी से, बिल्कुल नर्सरी से, जो फर्स्ट स्टेप से एजुकेशन है वो उससे सीखता है ना। तो वो क्रमबद्ध ढंग से शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन बच्चा यदि प्राइमरी को स्किप कर देता है, कूद जाता है, उसको नहीं पढ़ता है, पहली दूसरी नहीं पढ़ा, सीधे तीसरी में बच्चे का एडमिशन करा दिया, तो जो बच्चा नर्सरी में सीखा, जो बच्चा UKG LKG में सीखा या क्लास 1-2 में सीखा, वो सब तीसरी वाले बच्चे को कैसे पता होगा? नहीं पता होगा, है ना। तो वही बता रहा है। तो क्या हुआ उन 3 क्लासों का जिसमें बच्चा नहीं पढ़ा? तो अपना ख्याल था, अपना मतलब लेखिका अपने लिए बोल रही है ना, कि हमारा अपना ख्याल था कि हम मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। जब बोल रहे हैं तो उसका सार भी, मोरल ऑफ द स्टोरी बताएंगे, लेकिन उन्होंने हम ही पे दागते रहे, वो सवाल हम ही पे दागते रहे। आप समझो, आप ही जवाब दो, क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा। वो नहीं बताए कि नहीं देखो इससे ऐसा होगा या इससे ऐसा होगा, है ना, हम ही पर सवाल दागते रहे।
आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मियाँ कल्लन के पोते कौन? मियाँ नसरुद्दीन। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? सीखता बच्चा कहाँ से है? सबसे पहले देखो, भट्टी में बैठना है तो तुमको बर्तन धोना आना चाहिए, आँच लगाना आना चाहिए, भट्टी बनाना आना चाहिए। तो ये सब प्राइमरी है। आप केवल नानबाई बनने के लिए आपको केवल रोटी सेकना नहीं आना चाहिए, है ना? उसके आगे पीछे का भी सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो स्टेप वाइज शुरू होता है शिक्षा। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहेब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है ना? तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहेब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? यदि मैंने ये खोमचा न लगाया होता तो आप कैसे आते? हम यहाँ कैसे बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख मतलब अपनी यादों, अपने खोमचे वाले दिनों की यादों में भटकते देखकर हमने बात का रुख मोड़ा। अपनी खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा। क्या कहा? मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह, है ना? वे क्या बता रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो क्या थे? बादशाह सलामत के यहाँ नानबाई थे। तो उन्हें बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि कुछ नया खिलाओ। तो उन्होंने पूछा कि भाई बताइए क्या खिलाना है। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। ऐसी कोई चीज़ होती है क्या जो न आग से पके और न पानी से बने? तो लेखिका ने पूछा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। लेखिका को लगा कि नहीं, यहाँ आना लगता है कि नहीं, हमारा कुछ तो सफलता मिली, कुछ तो नया जानने को मिला, है ना? ऐसी कौन सी चीज़ बनाई होगी जो ऐसे भी लोग थे जो ऐसी चीज़ बनाते थे जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो लेखिका ने पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है ना? लेखिका सोच रही थी कि अच्छा अब बताएंगे। सोचा कि पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। अब कैसे बोले? रुखाई से। अब इंटरेस्ट नहीं था, है ना? या हम ना बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो वह कहावत जब भी गढ़ी गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है ना? अब देखो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि टू द पॉइंट अब पूछा जा रहा है। अभी तक अपने ख़ानदान की बड़ाई करनी थी तो मज़ा आ रहा था, लेकिन अब टू द पॉइंट और सवाल का जवाब पूछोगे तो मज़ा नहीं आ रहा है ना? पूछ दिया कि नहीं ऐसी कौन सी चीज़ बनाई तो चीज़ होती तो बताते ना मियाँ नसरुद्दीन, लेकिन इसलिए उनको अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब रुखाई से जवाब दे रहे हैं। तो मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी मज़ा लेने के लिए लेखिका ने टोका कि कहावत है यह सच्ची भी है कि बस। तो मियाँ ने तरेरा घूरना
और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? तो सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वो लौंडिया ना आई रुमाली लेने। रुमाली क्या है? रोटी ना, रुमाली रोटी होती है। शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, है ना? पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। पहले देखो, क्या सवाल ही तो पूछेंगे, जान तो नहीं ले लेंगे। फिर बोलते हो अब जान भी ले लेंगे तो उसमें अब क्या देर, अब 70 के तो हम हो ही चुके हैं। लेकिन अब जैसे खुद ही से बात कर रहे हो कि वालिद मरहूम तो कूच की 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। अब इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया, है ना? अब इस पर कोई क्या बोलेगा, तो हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, है कि नहीं? खानदानी है तो शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। वो बात तो पहले हो चुकी है ना? ये बात तो पहले ही हो चुकी ना? हो तो चुकी साहिब, पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। लेखिका बिल्कुल वो बताई थी कि बताए थे ऊपर कि बादशाह के ने ऐसा ऐसा खाने को कहा और हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया खिलाया। अब लेखिका उस बादशाह का नाम पूछने लगी कि किस बादशाह के यहाँ उन्होंने काम किया। तो अजीज साहिब, क्या बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसे। ही वाला है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों, मजाक उड़ाने वाला अंदाज में। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत थी ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? ये जो नाम आपको अच्छा लगता है वही नाम आप लिख लीजिए। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता की ज़रूरत है। जैसे चिट्ठी उट्ठी भेजना है तो आपको सही नाम एड्रेस चाहिए। हमारे पुरखों ने किस बादशाह के यहाँ काम किया, आपको कौन सा उस बादशाह के यहाँ चिट्ठी उट्ठी लिखना है, जो मन करता वो लिख लीजिए, है ना? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया। देखो गजब ना, कैसे देखते पाया? बिटर बिटर क्रिया विशेषण है ना, देखना क्रिया है। बिटर बिटर अपनी ओर देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टे सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अब मियाँ नसरुद्दीन को मज़ा नहीं आ रहा था, बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और भगाना चाह रहे थे। इसलिए अब वो अपने यहाँ जो काम कर रहे थे उनसे बात कर रहे हैं कि जल्दी से आग सुलगाओ, भट्टे सुलगाओ, काम से करें, है ना? फालतू बैठने का टाइम नहीं है टेक वाला। तो इन्होंने पूछा लेखिका ने कि ये बब्बन मियाँ कौन है? तो मियाँ ने जैसे रुखाई से फाँकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? एकदम दो टूक जवाब। तो मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। अब मियाँ नसरुद्दीन को बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत इंटरेस्ट से जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए लेखिका ने ये पूछना छोड़ दिया। पूछने का सोचा कि पूछें कि आपके बेटे बेटियां हैं, क्या करते हैं, लेकिन नहीं पूछा।
तो इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं? लेखिका ने पूछा। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। शागिर्द मतलब शिष्य ना, तो केवल शागिर्दी ही नहीं करते, यहाँ केवल सीखते ही नहीं हैं, इनको मजूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। 1 मन आटे की मजूरी कितना? 2 रुपये, और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, फ्री में काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब मियाँ नसरुद्दीन को बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो दो। तो उन्होंने कहा कि ये केवल मेरे शिष्य ही नहीं हैं, इनको मजदूरी भी देता हूँ, फ्री में नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर, है ना। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। फिर लेखिका ने क्या पूछा कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पकती हैं। तो अब उनको दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को भगाने के लिए आखिरी प्रश्न सोचकर उन्होंने जवाब दिया, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। ये सब क्या है? ये सब रोटियों के प्रकार हैं, है ना। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। अचानक जैसे उनकी आंखों के सामने कुछ छा गया, कुछ याद आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। किसी याद में खो गए वे, उतर गए वे जमाने, और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। लेखक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मियाँ नसरुद्दीन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। देखो अंत में क्या कह रहे हैं कि वो ज़माने लद गए जब लोग बनाने वालों की कद्र किया करते थे, इसको कला समझा करते थे और उसकी कद्र किया करते थे, है ना। अब तो केवल पेट भरना है और इसलिए पकाई, निकाली और खा ली। तो मियाँ नसरुद्दीन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।